व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। आज हम लोग फेडरलिज्म का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली फेडरलिज्म के कंसेप्ट को, फेडरलिज्म को किस तरीके से रियलिटी में प्रैक्टिस में लाया गया, यानी इंडिया में किस तरीके से फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अपनाया गया और किस तरीके से इसको बढ़ाया गया और ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए गए जिसकी वजह से हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री बना और फेडरलिज्म पूरी तरह से हमारे कंट्री में आया। तो देखिए दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न थे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाए गए थे, सिर्फ फेडरलिज्म को लाने का सिर्फ वही एक वजह नहीं था, और बहुत सारे ऐसे कारण थे और बहुत सारे ऐसे स्टेप थे जिसकी वजह से फेडरलिज्म आया। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को हम कहें कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की वजह से इंडिया को फेडरल कंट्री कहा गया या फिर इंडिया को फेडरल कंट्री का कंसेप्ट अपनाया गया, तो ये सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़ना है कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म को एक्चुअल में प्रैक्टिस में लाया गया। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस जो मिली, जो रियल सक्सेस मिली इंडिया में फेडरलिज्म को लाने का, वो हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स का नेचर। और हमारे यहाँ का पॉलिटिक्स का नेचर कैसा था? उनका नेचर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड था। हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से इंडिया में फेडरलिज्म को लाया गया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कह सकते हैं कि सबसे ख़ास वजह है जिसके कारण इंडिया में फेडरलिज्म आया। तो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हम लोगों को क्या क्या देती है, यानी इंडिया में ऐसा क्या क्या ये हेल्प करती है? तो ये इंश्योर करती है अ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये हर एक डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करती है। हमारे यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, वो हर एक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करती है। और डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम ए शेयर्ड आइडिया इन कंट्री, और वो हम लोगों के अंदर, यानी हम लोगों के कंट्री के अंदर साथ मिलकर रहने की भावना को बढ़ावा देती है। इसकी वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म का कंसेप्ट को रियलिटी में प्रैक्टिस करना बहुत आसान हुआ। उसके लिए 3 स्टेप लिए गए जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप थे, जो इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के द्वारा लिया गया। सबसे पहला उसमें आता है लिंग्विस्टिक स्टेट, फिर आती है लैंग्वेज पॉलिसी, और फिर सेंटर स्टेट रिलेशन। ये 3 है। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, फिर लैंग्वेज पॉलिसी और फिर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इन 3 जो मेन बेसिक या फिर फॉर्म बोल सकते हैं, इसी के द्वारा हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री आसानी से बन सकी और रियलिटी में हमारे कंट्री ने फेडरलिज्म के टर्म को अपनाया। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, फिर लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन में कैसा कॉन्टेक्ट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट को पढ़। तो दोस्तों, लिंग्विस्टिक स्टेट किसको कहते हैं? तो द स्टेट्स दैट इज डिवाइड और ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी वो स्टेट जिसको लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज कर दिया गया, उन स्टेट को हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। जैसे अब बिहार है, तो बिहार का एक स्पेशल भाषा है, तो जो बिहार का स्पेशल भाषा है, तो उस स्पेशल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारे बिहारी को क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइज्ड करके बिहार एक स्टेट बनाया गया। तो इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारे स्टेट बनाए गए जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किए गए, तो इसी को लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। और इंडिया में द मेजर एंड फर्स्ट टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री आर लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन। और हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का अगर कोई सबसे मुख्य और सबसे पहला टेस्ट था तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन ही था। हमारे कंट्री में दोस्तों 1947 से 2006 तक 1947 से 2006 तक बहुत सारे चेंजमेंट आए और बहुत सारा स्टेट का डिवीज़न हुआ डिफरेंट बेसिस पर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर, बहुत सारे बेसिस पे हमारे कंट्री में स्टेट का डिवीज़न हुआ। 1947 से 206 तक बहुत सारे चेंजमेंट आए। बहुत सारे पुराने स्टेट्स को वैनिश कर दिया गया, यानी हटाया गया, और बहुत सारे न्यू स्टेट क्रिएट किए गए। अब ये जो स्टेट का क्रिएशन हो रहा था, ये जो स्टेट बन रही थी,
वो किस बेसिस पर बन रही थी, यानी कि ऐसा कौन सा बेसिस था जिसके अकॉर्डिंग इस न्यू स्टेट को बनाया जा रहा था और ओल्ड स्टेट को हटाया गया था, कौन से बदलाव आ रहे थे। तो द टाइप ऑफ चेंजेस ऑक्यूर विथ स्टेट्स आर, जो चेंजेस हो रहे थे स्टेट के अंदर, उनके एरिया में चेंजमेंट आ रही थी, उनके बाउंड्रीज में चेंजमेंट आ रही थी और उनके नेम को भी चेंज किया जा रहा था। अब 1947 में क्या हुआ, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट। 1947 में इंडिया के बहुत सारे पुराने स्टेट के बाउंड्री को चेंज करके न्यू स्टेट के साथ मिलाया गया। दोज पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट, जो पीपल सेम लैंग्वेज बोलते थे यानी एक ही लैंग्वेज बोलने वाले थे, उन लोगों को एक ही स्टेट में रखा गया और उन लोगों को एक ही स्टेट का जस्टिफाई करके एक ही स्टेट में कह सकते हैं आप कि पर्सन बताया गया कि आप इसी स्पेसिफिक स्टेट के पर्सन हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर ही चेंज किया गया, कुछ स्टेट को कल्चर के बेसिस पर, इथिनिसिटी के बेसिस पर और जियोग्राफी के बेसिस पर, इन 3 चीज़ों के बेसिस पर भी चेंज किया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, इन 3 स्टेट है जिनको कल्चर के बेसिस पर, इथिनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर चेंज किया गया। लैंग्वेज पॉलिसी, अब हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है दोस्तों? लैंग्वेज पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें लेगिस्लेशन और कोर्ट डिसीजन का हेल्प लिया जाता है। इनके फैसले के बाद एक पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी कहते हैं। ये डिटरमाइन करती है कि हाउ लैंग्वेजेस आर यूज्ड, किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करना है। इसके लिए कोर्ट के डिसीजन का और लेगिस्लेशन का हेल्प लेके, सहमति लेके एक पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट को, उसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। अब दोस्तों एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिसाइड किया है, कि हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो नेशनल लैंग्वेज है। बहुत सारे लोगों के ये मिथ बना हुआ है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया है। अब दोस्तों एक बात जानने वाली चीज़ है कि हिंदी सिर्फ 40% इंडियंस का मदर टंग है, यानी इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही स्पेशल फैक्ट है जो हम लोग को जानना चाहिए। तो देयर आर मेनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सुरक्षा मेजर्स अपनाए जिससे अदर लैंग्वेज को बचाया जाए। 40% बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ों को अपनाया गया जिससे कि और सारे लैंग्वेज को भी बढ़ावा मिले और सारे लैंग्वेज भी यूज में आए। तो बिसाइड हिंदी के साथ साथ हमारे देश में 21 ऐसे लैंग्वेज को हैं जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि उसको हम लोग ऑफिस में यूज कर सकते हैं। हिंदी के साथ साथ 21 ऐसे लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में क्लासीफाई किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग को जानना जरूरी है। अगर लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में लिखने आता है एग्जाम में तो आप इस सब बातों को जरूर मेंशन कीजिएगा। दोस्तों है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स होती है इंडिया में, यानी सेंट्रल लेवल तक अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें जो कैंडिडेट होते हैं अपने कंट्री के, वो एग्ज़ाम में 22 लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को वो चूज कर सकते हैं। उस 22 लैंग्वेज में 21 लैंग्वेज हिंदी को छोड़कर है, यानी 21 लैंग्वेज और है और प्लस हिंदी, यानी द कैंडिडेट ऑफ आवर कंट्री हु ऑप्ट फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन कैन गिव एग्जाम इन 22 लैंग्वेज। और हमारे देश में स्टेट के पास अपना अपना लैंग्वेज है। अब हम लोग को जानना है कि इंडिया में इंग्लिश को किस तरीके से प्रमोट किया गया, यानी प्रमोशन ऑफ इंग्लिश को किस तरीके से प्रमोट किया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश का जो यूज है ऑफिशियल पर्पस के लिए, उसको 1965 में ही रोक देने का आदेश था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग।
लेकिन बहुत सारे स्टेट जो इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं, जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने में हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता था, उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया नहीं जाए, जिसमें तमिलनाडु में एक मूवमेंट हुआ जो कि वायलेंट क्लैश में चेंज हो गया। इसके बाद हमारे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि इंग्लिश के लैंग्वेज को अलोंग हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और साथ में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज होते रहेगा। उन्होंने इंग्लिश को हटाया नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस तरीके से इंग्लिश को प्रमोट किया गया। अब बहुत सारे सोचने का, तो बहुत सारे आदमी कुछ अलग टाइप से भी सोचते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे क्रिटिक्स ये सोचने लगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट को फेवर करेगा। अब इंग्लिश के प्रमोशन के साथ साथ हिंदी का भी प्रमोशन कंटिन्यू था, ऐसा नहीं था कि हिंदी को रोक दिया गया। लेकिन अब हिंदी के प्रमोशन का ये मतलब नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को कोई स्टेट में इम्पोज कर देगी, थोप देगी कि आपको सिर्फ हिंदी बोलना और कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, ऐसा कोई बात नहीं था। तो ये सब जो हमारे नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। और जो ये जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाया गया, जिसकी वजह से जो सिचुएशन श्रीलंका में अरेंज हुई थी, वो इंडिया में नहीं हुआ। आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि श्रीलंका में तमिल स्पीकर के वजह से और एक और स्पीकर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन इंडिया में वो सारी प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया में गुड लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई, गुड डिवीजन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट किया गया। इसकी वजह से लैंग्वेज से रिलेटेड इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा दोस्तों? हमने अभी तक लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ा और लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ा। अब देखिए, ये जो स्टेट का डिवीज़न हो रहा था या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को डिवाइड किया जा रहा था, इसके वजह से इंडियन लीडर्स में बहुत एक फियर का भावना आ गया था। यानी उन लोगों को लगने लगा था कि इंडिया का जो स्टेट डिवीज़न है, इसकी वजह से उन लोगों के मन में डर बैठ गया था। किस तरीके का डर बैठ गया था वो देखिए। दे थिंक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कैन कवर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। उन लोग को ऐसा लगने लगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट को डिवाइड किया जा रहा है, उसकी वजह से कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। यानी कंट्री में क्या कर सकते हैं, यूनाइट नहीं हो सकते, यूनाइट की जगह पे बिखर जाएगी कंट्री। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाद में। और उन्होंने लगा कि इंडिया का यूनिटी रिड्यूस हो सकता है, इंडिया में शांति रिड्यूस हो सकता है, पीस का माहौल जो है इंडिया में वो रिड्यूस हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें हुई स्टेट के डिवीज़न के बाद, जो चीज़ें हुई वो माइंड ब्लोइंग थी, वो कमाल की थी। आखिर हुआ क्या वो देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन के बाद इंडिया कंट्री को बहुत ज़्यादा यूनिटी प्रदान हुई। यानी इंडिया बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो गया, और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा यूनाइटेड हो गया। और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, और भी ईजियर हो गई। पहले के मुताबिक और भी काम करना इंडिया में बहुत ईजियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। अब इसमें क्या क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि सेंटर स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चरिंग करना, यानी जो पहले जो इन दोनों के बीच जो रिलेशन था सेंटर स्टेट के बीच, उसमें बदलाव करना। तो ये बहुत ही एक पावरफुल मेजर साबित हुई इंडिया में फेडरलिज्म के कंसेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए। इसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म का कंसेप्ट बहुत आसानी से आया। देखिए, पास्ट में यानी पहले क्या क्या होता था सेंटर स्टेट के बीच में, यानी इन लोगों का रिलेशन क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशन था, किस तरीके का पावर था, पहले पास्ट में क्या था। तो बहुत लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। बहुत लंबे समय तक जो पार्टी सेंटर पर रूल कर रही थी, वही पार्टी स्टेट में भी रूल करती थी। और सेकेंड पॉइंट, the state government did not exercise their right as autonomous federal units. स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट फेडरल यूनिट के तहत अपने पावर को, अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी।
और उन समय में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा मिसयूज करते थे पास्ट में, और वो डिसमिस करते थे स्टेट गवर्नमेंट को। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की कोशिश करते थे, जिसको फिर राइवल पार्टीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये पास्ट में होती थी, लेकिन कुछ बदलाव आया 99 यानी 1990 में कुछ बदलाव आया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। अब क्या 1990 में बदलाव आया उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो बदलाव आया दोस्तों 1990 में, जो सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में जो बदलाव आया 1990 में, वो हम एक एक करके अब सीखते हैं। सबसे पहला बदलाव क्या था कि इन दिस पीरियड मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री फॉर्म। इस पीरियड में बहुत सारे स्टेट में बहुत अलग अलग रीजनल पार्टी भी फॉर्म हो रही थी, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम, अपने पावर को सिर्फ किसी सिंगल स्टेट पे थोपने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये इट वाज द आल्सो द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट एट सेंटर में ऐसा टाइम था कि कॉलिजन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का स्टार्ट हो गया था। यानी कॉलिजन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार, यानी कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन बना सकती थी, ये स्टार्ट हो चुका था। थर्ड पॉइंट, नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। कोई भी सिंगल पार्टी को सिर्फ लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रहा था उस टाइम, और बहुत सारे पार्टी मेजर नेशनल पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। और उस टाइम होने क्या लगा कि बहुत सारे पार्टी मिलके भी गवर्नमेंट बनाने लगी, स्टार्ट करने लगी। तो ये सब बदलाव आया, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट पे पावर को नहीं थोप सकती थी। तो इट लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो चीज़ें बदलाव आ रही थी, ये नया कल्चर चेंज होकर आया, पावर शेयरिंग में एक नया कल्चर आया बना, और ये सभी को सिखा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो फ्रीडम है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो राइट्स है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए और उसको काम करने का अधिकार को मत छीनिए। सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट अ मेजर जजमेंट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कैसे कर रही है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जज करती थी, पूरा फैसला इसके अकॉर्डिंग वर्क होता था। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती थी, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल होने लगा किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने में। तो ये था दोस्तों हम लोग का पार्ट 3 वीडियो, और पार्ट 4 के लिए आप वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से फुल नोट्स इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।